आज हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन को देखेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है, इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन में कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन एक तरीके की ऐसी हार्मोनल रेगुलेशन होती है जो हमारे बॉडी के हीमोस्टैसिस या फिर हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है हमारी बॉडी की। यानी कि इसका जब सिक्रीशन होता है तो आखिर में हीमोस्टैसिस क्या होता है, तो हीमोस्टैसिस एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है यदि हम एक इन्वायरमेंटल कंडीशन से दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि हम धूप से किसी एक ऐसी जगह पे चले जाए, किसी एक ऐसे ऑफिस में या किसी एक ऐसे घर में चले जाए जहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम वहाँ पे गिरते हैं और तुरंत हमारी डेथ हो जाती है यदि हम किसी धूप से किसी एसी वाले कमरे में जाते हैं। तो क्या होता है कि हाँ, अधिक से अधिक इतना होता है कि हम धूप से अगर किसी एसी वाले कमरे में जाते हैं तो हमको ठंडक थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी से क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे रेगुलेट कर लेते हैं। इसकी वजह से हम लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं। या फिर अगर हम लोग एसी से निकल करके धूप में चले जाते हैं तो हमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है, लेकिन ये गर्मी कुछ ही समय के लिए होती है। फिर उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि धीरे धीरे फिर आपको नॉर्मल लगने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट कर देते हैं, यानी बॉडी को नॉर्मल कर देते हैं। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग फिर फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल में ही हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस देखिए मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो एप्लीकेशंस होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन में, पहला है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तीसरा इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म है। चौथा है डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। और पांचवा जो है वो है हमारा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। सबको वन बाय वन समझेंगे विथ एग्जांपल, इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा सकें। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन होता क्या है। तो ये एक तरीके का पुश और पुल मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे बॉडी के यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या करता है कि हीमोस्टैसिस या फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमारे बॉडी में जो इंडोक्राइन सिस्टम है ना, उस इंडोक्राइन सिस्टम के साथ में हमारे हीमोस्टैसिस या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इज़ नोन एज पुश और पुल मैकेनिज्म। हेल्प इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम और हीमोस्टैसिस विद इन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फिर पहला है जो हमारा एप्लीकेशन है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कुछ इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी एक का सिक्रीशन अगर बढ़ा तो दूसरे का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किसी एक ग्लैंड का अगर या फिर मान लीजिए कि हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया तो किसी दूसरे ग्लैंड का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, वो दूसरे ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा कि इसके बढ़े हुए हार्मोन्स के लेवल को वापस से नॉर्मल कर देगा। यानी एक का इंक्रीजमेंट होगा तो दूसरे का डिक्रीजमेंट होगा। इस तरीके से समझिए कि किसी एक का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो दूसरे का डिक्रीजमेंट होगा। या फिर हम नॉर्मली ये बोले कि एक का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो दूसरा वाला जो सिक्रेट होगा वो इसको वापस से इसकी औकात में लेके चला आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा निगेटिव से के बाद दूसरा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है कि अगर किसी एक का सिक्रीशन बढ़ता है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। निगेटिव में एक का बढ़ा दूसरे का घटता है, लेकिन पॉजिटिव में एक का बढ़ता है तो दूसरे का भी इंक्रीज कर जाता है। तीसरा अगर हम समझें तो तीसरा है हमारा डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म भी बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, अभी हम उसको भी समझेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। हालांकि इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके बाद लास्ट वन हमारा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म है। सबको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला देखते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे हम लोग, एज इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ हार्मोनल सिंथेसिस इन द टारगेट ग्लैंड inhibit the secretion of corresponding pituitary hormone, as a result decrease in a blood level of hormones। यानी कि
हमारे ब्लड में जैसे ही हार्मोनल सिंथेसिस बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में हार्मोनल सिंथेसिस का इंक्रीजमेंट जैसे ही होता है, वैसे ही क्या होता है, हमारा जो करस्पॉन्डिंग पिट्यूटरी हार्मोन्स है इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। As increase in a blood level of hormonal synthesis in the target gland inhibit the secretion of corresponding pituitary हार्मोन, एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन अ ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। चलिए देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सबसे पहले हम लोग ना निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स को समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स समझा देता हूँ आप लोगों को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। ठीक है, जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे बॉडी में मान लीजिए कि किसी के बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए नॉर्मल कर दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर लेवल कम होता है तो तुरंत ही क्या होता है कि हमारा जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स होता है ये इंसुलिन सिक्रेट करता है। पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन सिक्रेट करता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लगता है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन हो जाती है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हुआ, जैसे ही इधर लेवल कम हुआ वैसे ही हमारा जो पैंक्रियाज है उसने क्या किया, तुरंत इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करना चालू कर दिया। उसने जैसे ही इंसुलिन हार्मोन यानी एक का डिक्रीजमेंट हुआ तो एक का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। यानी कि हमारा जो पैंक्रियाज है इसने इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट किया, और उसी इंसुलिन से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगा, और उसी ग्लूकोज से क्या हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। ठीक है, जैसे देखिए ओवुलेशन के बाद क्या होता है ना कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मेरे भगवान क्या हो रहा है यार। चलिए देखते हैं कार्पस जो ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है कि हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन होता है उसको कम कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन कम कर देता है, और जब हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन कम होगा तो हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे ही कम निकलेगा, ये क्या होगा कि हमारा जो पिट्यूटरी है ना, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इनके सिक्रेशन को कम कर देता है। तो चलिए हम लोग देखिए समझ लेते हैं इस तरीके से कि कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद क्या होता है, किसके बाद, ओवुलेशन के बाद हमारा जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस, 1 मिनट, कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन को कम कर देता है।
हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन को कम कर देता है। हाइपोथैलेमस का जब सिक्रीशन कम होता है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GN मतलब गोनेडोट्रोफिन, R फॉर रिलीजिंग एंड H फॉर हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, और जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होता है तो पैंक्रियाज से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और पैंक्रियाज नहीं, पिट्यूटरी से क्या होता है ना कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या कार्पस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो भी हमारा 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन जैसे ही कम होता है वैसे ही पिट्यूटरी क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन दोनों के सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी यहाँ पे ओवुलेशन की वजह से कार्पस ल्यूटिशियम ने क्या किया, कार्पस ल्यूटिशियम ने प्रोजेस्टेरॉन, ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ा दिया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ा दिया, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जैसे ही बढ़ता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या देखा जाए तो हाइपोथैलेमस का जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है इन सब का सिक्रीशन कम हो जाता है। ये सब इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी का हीमोस्टेसिस या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि किसी एक का अगर सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, increase in the blood level of the hormone can stimulate the secretion of the hormone from their corresponding endocrine gland। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में ये लिखा हुआ है कि जब ब्लड लेवल में हार्मोन्स बढ़ जाता है, ब्लड में हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये क्या करता है ना कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसका भी सिक्रीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मैं इसके बारे में भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इंक्रीज इन द ब्लड, increase in the blood level, of hormone increase in the blood level of hormone from their corresponding blood level of hormone can stimulate the secretion of hormone, stimulate the secretion of hormone, stimulate the secretion of hormone from their corresponding endocrine gland, from their corresponding endocrine gland endocrine gland। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ब्लड के लेवल में, यानी ब्लड में जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो यही हार्मोन्स लेवल क्या करता है कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। यानी कि करस्पॉन्डिंग जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है। तो इसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इजेक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन द फीमेल इंक्रीज द ओवुलेशन आफ्टर द, एक मिनट साफ साफ लिखा नहीं है क्या, आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ल्यूटेशियम आर
form which also stimulate the secretion of estrogen. फिर से मैं बता देता हूँ, the ejection of estrogen in female, the ejection of estrogen in the female increase ovulation. यानी कि फीमेल में जब एस्ट्रोजन का इजेक्शन होता है, यानी कि एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है, तो इससे क्या होता है ना कि ओवुलेशन के बाद फीमेल इंक्रीज द ओवुलेशन आफ्टर कार्पस ल्यूटेशियम आर फॉर्म. जब कार्पस ल्यूटेशियम जैसे ही बन जाता है, उसके बाद ओवुलेशन बढ़ जाता है. ओवुलेशन का जब इंक्रीजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है, इसका सिक्रीशन और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है. एस्ट्रोजन यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एस्ट्रोजन का इजेक्शन होगा, एस्ट्रोजन के इजेक्शन से क्या हो रहा है कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन इंक्रीज कर जाता है. ओवुलेशन जब इंक्रीज करता है तो ओवुलेशन का जो सिक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है. इसके बाद आगे हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म में हम देखें तो हमारा डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म है. ये जो डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ही इजी फीडबैक मैकेनिज्म है. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म विच इवॉल्व ओनली टू एलिमेंट्स. द पिट्यूटरी ग्लैंड function as receptor site for the signal limited by target gland. Direct feedback mechanism, it is a very simple type of feedback mechanism which involve any two element. The pituitary gland function as receptor site for signal emitted by target gland. तो ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा एक रिसेप्टर की तरह काम करता है. यानी कि टारगेट ग्लैंड के द्वारा जो सिग्नल रिलीज होता है, टारगेट ग्लैंड के द्वारा जो सिग्नल रिलीज होता है, उस सिग्नल के लिए हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक रिसेप्टर की तरह काम करता है. आखिरी हमारा है शॉर्ट, तो हम लोग लिख लेते हैं पॉजिटिव के बाद पहले यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, मैं इसको ओरली फिर से दोबारा से बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. फीडबैक मैकेनिज्म, डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म. तो देखिए, डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म को हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म इज अ वेरी, यू कैन राइट डाउन, it is a very simple type of feedback mechanism which involve any two element. The pituitary gland function as receptor. Site for the signal emitted by target gland. Next one is indirect. आते हैं तीसरा. ये तो पहला बहुत ही दूसरा थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म, इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो इसको हम लोग न्यूरो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि एम्पलीफायर की तरह काम करता है. सिग्नल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उस सिग्नल के लिए ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है. कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और ये इसे हम लोग न्यूरो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. ये कॉम्प्लेक्स टाइप का फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूरो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म. It is complex type of feedback mechanism which involve central nervous system. Pituitary gland only act as amplifier of signal producing from central nervous system or CNS.
C for central, N for nervous, and S for system. Last one is a short feedback mechanism. Last, your fifth feedback mechanism is a short feedback mechanism. शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म. इस शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म को हम लोग इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं. और इन दिस केस सिग्नल इज प्रोवाइडेड या प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी हार्मोन देमसेल्फ. यानी इसमें क्या है, कह रहा है कि इस केस में जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल का प्रोडक्शन होता है, जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, वो पिट्यूटरी हार्मोन से खुद ही प्रोड्यूस होता है. तो आप लोगों ने ये पांचों एप्लीकेशंस को देखा. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है उसको आपने समझा. आपने निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा. इसके बाद हमारा था डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म, इनडायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म, और लास्ट वन इज अ शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म. अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा. और इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए. मैं आपके लिए दोबारा से मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा. तब तक के लिए नमस्कार.